सलाम पाकिस्तान, DMH न्यूज़ के साथ मैं हूं हरम फारूक। नाजरीन, नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। अपने मुअज़्ज़ज़ कैबिनेट मेंबर से कि वो स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ। शहबाज सदीक़ साहब प्रेसिडेंट लाहौर टैक्स बार, उनीब अख्तर अंसारी साहब वाइस प्रेसिडेंट लाहौर टैक्स बार, हसन यूसुफ साहब फाइनेंस सेक्रेटरी, अहमद रज़ा साहब जॉइंट सेक्रेटरी। नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट मिस्टर प्रेसिडेंट शहबाज सदीक़ साहब फॉर वेलकम एड्रेस, प्लीज़ सर। Bismillahirrahmanirrahim. All worthy participants, my seniors, my colleagues, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं, लाहौर टैक्स बार का जो एक अहम बुनियादी मकसद जो है, जो एजुकेशन ट्रेनिंग, जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए ट्रेनिंग का इनकार, नए जो कवानीन में तब्दीलियाँ आती हैं, SROs, नए मुख्तलिफ नोटिफिकेशंस, उनके मतलब डिस्कशंस और अपने सीनियर से उनके मतलब जो हम उस पर उनकी एक्सपर्टीज़ से हम उनसे जो आगाही लेते हैं, क्योंकि जो हमारा प्रोफेशन है, अब वकील सारी ज़िंदगी कहते हैं सीखता ही रहता है, लर्निंग प्रोसेस में ही रहता है, चाहे जिस मर्ज़ी स्टेज पे आ जाए। तो ये सिलसिला चूँकि हमारे बरों ने जो टैक्स बार में जो रवायत शुरू की थी उसी को बरकरार रखते हुए आज एक जो सेशन बैलेंस शीट के लिए हमने इनेकाद किया। आज का कुछ दोस्तों का चूँकि ख्याल था कि कल जिस तरह SRO 350 जो है तो पोस्टपोन कर दिया गया कुछ अरसा के लिए, तो लोगों का ख्याल था कि शायद जो बैलेंस शीट है वो सिर्फ़ और सिर्फ 350 से रिलेटेड है, और जिस वजह से कुछ गुमान पैदा हो गया। मगर आज आपकी जो रौनक देख के उससे पता चलता है कि लोगों के लर्निंग का जो रुझान है, हर शख्स जो है हर वक्त लर्निंग के लिए अपने जो है तैयार है। तो उसमें जो मेन चीज़ है, जो बैलेंस शीट ना सिर्फ 350 से मुतल्लिक़ा थी, बल्कि ये तो अब आपको पता है इनकम टैक्स रिटर्न के साथ लाजमी जुज़ करार हो चुका है। कुछ हमें आपको पता है जो हमारे मेंबरान हैं, ITPs हैं, एडवोकेट्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जिनकी बेस तो ITPs और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, वो तो बैलेंस शीट के लिए मुकम्मल वेल प्रिपेयर्ड हैं। कुछ जो वकला हज़रात जिनकी बेस अकाउंट्स नहीं है, मैं वेलकम करता हूं अपने चीफ गेस्ट प्रेसिडेंट पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन मिस्टर अनवर काशिफ मुमताज़ साहब को। मैं वेलकम करता हूं जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन रेहान सदीकी साहब को। मैं वेलकम करता हूं सैयद ज़फ़र अहमद प्रेसिडेंट कराची टैक्स बार एसोसिएशन को। मैं वेलकम करता हूं मिस्टर मोहम्मद महमूद बिकिया साहब जनरल सेक्रेटरी कराची टैक्स बार एसोसिएशन को। नईम शाह साहब प्रेसिडेंट पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन, मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट होगी सर आप भी ऊपर तशरीफ़ ले आएँ। जाहिद परवेज़ साहब एक्स प्रेसिडेंट लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन, मैं उनको भी वेलकम करता हूँ। आज हमारी खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान टैक्स बार के प्रेसिडेंट हमारे दरमियान मौजूद हैं। उनके साथ कराची टैक्स बार के प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान टैक्स बार, कराची टैक्स बार के जनरल सेक्रेटरी प्रेसिडेंट साहिवाल टैक्स बार शेख एहसान साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान टैक्स बार। तो हम सबको वेलकम करते हैं, थैंक यू वेरी मच। तो ये जो हमारा जो लिखाई पढ़ाई का जो सेशन है, इसको आगे बढ़ाते हुए तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जिसके लिए नदीम भट्ट साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, बैलेंस शीट कैसे तैयार करते हैं प्रैक्टिकली। SROs पर तो काफ़ी डिस्कशन हो गई, अब इसको तैयारी कैसे करते हैं। जो वकला हज़रात जिनकी बेस जो है अकाउंटिंग नहीं थी,
उनके लिए बड़ा ये मुफीद होगा। और जो बाकी जिनको जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, ITPs हैं, जिनकी ऑलरेडी अकाउंट्स बेस है, उनके हम एक्सपर्टीज से हम मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। डिफरेंट क्वेश्चन आंसर का जो सिलसिला इस लेक्चर के बाद आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, हाउस ओपन है। ओबियसली बीइंग एज फेलो मेंबर ऑफ ICAP, बैलेंस शीट तो हम रोज़ाना ही बनाते हैं। पहले BCom में भी पढ़ा, फिर पहले मैनुअल करते थे, फिर कंप्यूटर आ गया। सिस्टम ने तो सारी जो अकाउंटिंग साइकिल है उसको ही बीच में फौत कर दिया। बंदे को पता नहीं चलता, एंट्री डालता है, वो अकाउंट्स खुद ही बन जाते हैं। यानी वो डाटा एंट्री ऑपरेटर के पास सारा कुछ चला गया। तो मेरी तमाम लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि एक दफ़ा एक क्लाइंट का चाहे बेशक का 50, 100, 10, 20 ट्रांजेक्शन लेके मैनुअल आपने अकाउंटिंग साइकिल ज़रूर करनी है, और वो आपको करके भी हम दिखाएंगे। उससे फिर आपको पता चलेगा कि अकाउंटिंग साइकिल जो है वो आगे चलती कैसे है, फिर आपको बड़ी आसानी पैदा हो जाएगी। बहरहाल मैंने इसको 7 पार्ट्स में डिवाइड किया जी। 2 पहले मैं न्यूज़ आपको दे दूं, जो अभी न्यूज़ ही है, ज़रा वेरीफाई हो जाएगी। बाद में पाक रेवेन्यू में आया जी। पहला आज की जो 25 तारीख में न्यूज़ थी, PM साहब ने कहा जी पहली बात तो ये कि 350 को डेफर कर दें, बट ये अभी सिर्फ कहा ही है। अगर जब तक ये लीगली इन्फोर्स नहीं हो जाता इसकी कोई वैलिडिटी नहीं होगी, नंबर 1। नंबर 2, अभी आज ही मैं पढ़ के आया हूँ कि जो आप लाहौर टैक्स बार ने PM साहब को भी और आगे फाइनेंस डिपार्टमेंट को भी भेजा है, FBR को भी लिखा है कि जो कमिश्नर इन द रेवेन्यू का फॉरम है, पहले तो प्रपोजल थी कि उसको ख़त्म ही कर दें। आज की जो अपडेट है एज़ पर न्यूज़, मैं कह रहा हूँ न्यूज़पेपर, उन्होंने कहा है इनकम टैक्स के कमिश्नर अपील सिर्फ 20 मिलियन तक का केस, इनकम टैक्स का, सेल टैक्स का 10 मिलियन का, और FD का 5 मिलियन तक का वो हर्ड करेंगे। ये सिर्फ न्यूज़ है, वेरीफाइबल। बाद में अगर ये लीगली इन्फोर्स हो जाता है तो बाद में आएगा, वो हर्ड करेंगे। ओवर एंड अबव जो केसेस होंगे वो डायरेक्टली ट्रिब्यूनल में जाएंगे, और 6 महीने के अंदर फैसला आपके हाथ में आ जाएगा कि जनाब आप इन आउट है, या जो भी मॉडिफिकेशन होनी है या सेटिसाइड होना है। तो ये 1-2 तो आपके पास न्यूज़ है जो अभी तक एज सच लॉ का हिस्सा नहीं बना। अब मैं आता हूँ वापस 350, जैसे उन्होंने पहले प्रेसिडेंट साहब ने कहा और सेक्रेटरी साहब ने कहा कि ये मैं भी यही सोच के आया था कि 350 की हद तक बैलेंस शीट नहीं है। ये ओबियसली पहले आपको अकाउंट्स बनाने हैं, रिटर्न फाइल करनी है, और उसी को ही आपने अटैच कर देना है। अभी मैंने कोई 6-7 अप्रैल को, आपको याद होगा टैब जो है ना, जो ऑनलाइन था, वो 30 दिन के अंदर तो वहाँ था ही नहीं, वो वहाँ था ही नहीं। तो फिर हमने मैनुअली सारी बैलेंस शीट जो है ना, रिस्पेक्टिव जो उनके जोन थे वहाँ पे फाइल कर दी, क्योंकि बनी हुई थी सारी बातें हमारे पास। फिर बाद में आपको पता है SRO आ गया, उसके मुताबिक फिर उन्होंने डेट का जी अब छोड़ दे, अब 30 जो जून से पहले वाले हैं। ओबियसली हमने 23 वाली जो थी वो फाइल की। अभी एक तीसरा जो एक्सप्लेनेशन वाला सर्कुलर 4 है, जो अभी व्हाट्सएप पे परवेल कर रहा है, अभी उसकी भी लीगलिटी होना बाकी है। उसके मुताबिक अभी उन्होंने जो उसके मुताबिक है, जो न्यूज़ है कि जो डेट है वो इसमें मैंने इनकॉर्पोरेट कर दिया है। वो मैं आपको दिखाता हूँ कि उन्होंने क्या कहा है। आसान कर दिया उन्होंने कहा जी जो 30 जून 23 से पहले रजिस्टर्ड है वो 30 जून 23 की बैलेंस शीट दे दें, जो बाद में हुए हैं वो बाद वाले दे दें, और अगर इनमें कोई आप चेंज करेंगे, मॉडिफिकेशन करेंगे, तो वो थ्रू आप जो मॉडिफिकेशन आपकी रजिस्ट्रेशन है उसमें जाके एक नई बैलेंस शीट आप उसमें फाइल कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ न्यूज़पेपर की हद तक है, जब तक इसका FBR के पोर्टल पे नहीं आ जाता। क्योंकि एक दफ़ा मैं एक पॉइंट दे के वापस इस पर आ जाऊँगा। एक दफ़ा ये हुआ था कि फाइनेंस बिल जब आया तो मैंने सारे उसके वो बनाए नोट्स, जब सारे बना के मैंने उसको डिलीवर, अभी मैंने किसी को दिए कि जी वो आगे डिलीवर करें, तो एकदम से पता लगा 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद कि ये जो फाइनेंस बिल है ये ओरिजिनल नहीं है, ये किसी ने ऐसे ही अपलोड कर दिया ड्राफ्ट या वैसे ही। बाद में जब FBR के पोर्टल पे वेरीफाई किया गया तो उसमें 4 अमेंडमेंट्स जो थी वो ऐसी फेक थी, जबकि वो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती थी। इसलिए सुनी सुनाई बात पे तो बिल्कुल ही नहीं अमल करना चाहिए जब तक कि वो लॉ का हिस्सा ना बन जाए, सीधी बात है। अब आ जाते हैं वापस, जब मैं इसको बना रहा था तो मैंने इसको 7 हिस्सों में डिवाइड किया।
और ये मैंने कर दिया, इसके ऊपर ना फार्मूले लगे हुए हैं। जब फाइल आपके पास आएगी आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप, जैसे अकाउंटिंग साइकिल है, ये मैंने इस पर ना हाइपर लिंक लगाया हुआ है, क्योंकि फाइल जब बड़ी हो जाती है तो फिर उसको ढूंढना मुश्किल हो जाता है। ये अच्छा, आप ऊपर भी क्लिक करके दिखाओ अकाउंटिंग साइकिल के ऊपर, ये वापस आ जाएंगे। अब आ जाओ वापस उधर, ये सब के साथ ऐसे ही है। तो 7 पॉइंट्स हैं, 1 बाय 1 करके मैं आपको, अब मैं वर्ड बाय वर्ड तो आपको नहीं पढ़ाऊंगा, इतना टाइम तो है नहीं, बस ओवरव्यू में आपको दे देता हूँ, बाद में आप क्वेश्चन कर लीजिएगा। ये बीइंग एज ए अकाउंटेंट मैंने सोचा कि आपके सामने अकाउंटिंग साइकिल क्या होती है, सिंपल कर देता हूँ मैं। देखें, आज से पहले और आज और बाद आने वाले वक्त में, देखें, डॉक्यूमेंटेशन के बगैर आप आगे नहीं जा सकते। आप चाहे आप SRO ले लें, FED ले लें, इनकम टैक्स ले लें, सेल टैक्स ले लें, SCCP की बात कर लें, किसी की भी बात, बैंक की बात कर लें, मैनेजमेंट की बात कर लें, अब डॉक्यूमेंटेशन के बगैर काम नहीं चलेगा। सिंपल इज दिस। अब आप घूम के जिधर से मर्जी आ जाएं तो डॉक्यूमेंटेशन तो लाजमी है। अच्छा, आप डॉक्यूमेंटेशन अब शुरू कहाँ से करते हैं? या पहला देखेंगे रिकॉर्डिंग है, क्लासीफाइंग है और समराइजिंग है। सारे नीचे चार्ट मैंने बना दिया। अगर आप चार्ट देखते हैं तो आप सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स आपके पास क्या जी, इनवाइस है, बिल है, वॉचर है, वो आपके पास आएगा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वॉचर्स, कैश वॉचर, बैंक वॉचर एंड जनरल वॉचर। जितनी कैश का रिसीट और पेमेंट है वो कैश वॉचर में होता है, जितने बैंक के थ्रू रिसीट और पेमेंट है वो बैंक वॉचर में चला जाता है, और जिनमें कैश और बैंक नहीं होता उसको हम जनरल वॉचर कहते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में उसको जनरल वॉचर हम बना देते हैं। अब आप सारे मिलके अगर सोचें, कोई भी ट्रांजैक्शन आप सोचेंगे वो इन 3 ट्रांजैक्शन से बाहर नहीं जा सकता, पॉसिबल नहीं है उसके लिए। सो टाइप्स ऑफ वॉचर मैंने आपके साथ शेयर किए, बाद में इसको डिटेल में आपके साथ फर्दर चीज़ें भी शेयर की जाएंगी। हम ट्रांजैक्शन से शुरू हुए, वो सेल है, परचेज है, वो प्रॉफिट, वो आपका एक्सपेंसेस है, वो लायबिलिटी है, कुछ भी है, उसकी डबल एंट्री आपको पास करनी पड़ेगी। और सबसे पहले आएगा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मैं आसान कर देता हूँ। अगर आप इनकम की बात करेंगे तो मैं कहूँगा भाई सैलरी इनकम है, सैलरी सर्टिफिकेट लाओ और बैंक स्टेटमेंट दो। आप कहें जी रेंटल इनकम है, मैं कहूँगा भाई रेंट एग्रीमेंट दिखाओ और बैंक स्टेटमेंट दिखाओ। अगर कैश है तो कैश, या चेक है तो चेक। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हर के साथ लगा हुआ है, सिर्फ बैलेंस शीट के साथ नहीं है। तीसरे हेड में चलते हैं, कैपिटल गेन में अगर आप आ जाते हैं तो मैं कहूँगा भाई आपने ये एसेट खरीदा कब, उसका परचेज का एग्रीमेंट मुझे दे दे, या गाड़ी है तो रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट दे दे, बेचा आपने जब तो उसके सेल का मुझे डॉक्यूमेंट दे दें, और जो भी एग्रीमेंट टू सेल है। चले आगे चलते, कोई गेन या लॉस हुआ है वो बता दें। फिर आ गया बिजनेस इनकम। बिजनेस में क्या, जितनी आप ट्रांजैक्शन करेंगे, कोई भी, आप कहते हैं सेल, मैं कहूँगा सेल की इनवाइसेज लाओ विद बैंक स्टेटमेंट। आप कहेंगे परचेज, मैं कहूँगा परचेज की इनवाइसेज और बैंक स्टेटमेंट लेकर आओ। बिल है तो बिल लाओ, इनवाइसेज भी। चले आगे चल, एक्सपेंसेस है, मैं कहूँगा लाओ भाई बिजली के बिल है, बिजली के बिल दिखाओ। टेलीफोन के, गैस है, सैलरी है, सैलरी की शीटें लेकर आओ जिसमें नाम, डेजिग्नेशन, अमाउंट, सब चीज़ें लिखी। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। और आखिरी है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो जो भी आपका डिविडेंड है, प्रॉफिट ऑन डेट है, जो भी आपके पास आ रहा है, या फाइनल निसाब में प्राइस बॉन्ड है, और भी चीज़ें हैं, तो उसका भी आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मुझे ला के देंगे। उसके बगैर तो आप आगे नहीं जा सकते। और अगर मैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मिस कर देता हूँ, ये भी एक पॉइंट है। अच्छा जी मेरे पास नहीं है तो क्या होगा? तो 174 सेक्शन इनकम टैक्स का ये कहता है कि वो एक्सपेंडिचर डॉक्यूमेंट्स डेफिशिएंट होने की वजह से, या ना होने की वजह से, या कच्चा वॉचर होने की वजह से वो एक्सपेंसेस डिसअलाउ हो सकते हैं। ठीक हो गया? इसका मतलब है कि मैं प्रैक्टिकली भी बाउंड हूँ, लीगली भी बाउंड हूँ कि मैंने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो है वो ऑडिट करते वक्त या अदरवाइज उसको प्रोड्यूस करना लाजमी है मेरे लिए, और मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। चले अब इन शॉर्ट ये है, हम ट्रांजैक्शन से शुरू करते हैं। और ट्रांजैक्शन आप देख सकते हैं, इसमें आप जर्नल में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाइंग कर देते हैं, फिर उसमें क्या बनाते हैं आप, उसके लेजर अकाउंट्स बना लेते हैं। बिजली है तो बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी का एक लेजर बनेगा जिसमें पूरे 12 बिल आ रहे होंगे। इसी तरह हर एक के अंदर ट्रांजैक्शंस आ रही होंगी। फिर उसको उठा के आप ले जाते हैं ट्रायल बैलेंस में, और अल्टीमेटली ट्रायल बैलेंस से आप चले जाते हैं अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो आप बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस है। सो यू कैन नॉट ओनली प्रिपेयर द बैलेंस शीट। स्टॉक इन ट्रेड आप कैसे लेंगे? अब फिजिकली पढ़ा हुआ है बुक्स में, उससे टैली नहीं करना, तो बुक्स में भी टैली करना और फिजिकली भी टैली करना। बहरहाल
बात यह है कि ये जितना डाटा आप बना रहे हैं, ये अकाउंटिंग साइकिल हर साल इसी तरह चलती है। वॉचर से शुरू होता है और ख़त्म होता है जाके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। हर साल क्लोज, हर साल की रिटर्न अलग, हर साल की असेसमेंट अलग, हर साल के विद होल्डिंग टैक्सेज अलग, हर साल अलग अलग चलता है। वो आपको पता है, इस पर काफ़ी जजमेंट्स भी आ चुकी हुई है कि एवरी ईयर इंडिपेंडेंट है, कीपिंग इन व्यू दी फैक्ट्स एंड फिगर्स, और उसकी जो ट्रांजेक्शन है उसको देखना पड़ता है। ये आपका जी अकाउंटिंग साइकिल था। दूसरा है जी, अब इसको मिनिमाइज करके दूसरे में, टैक्स पेयर नेचर ऑफ बिजनेस एंड लीगल स्टेटस। जब भी आप किसी भी क्लाइंट के, चाहे वो इंडिविजुअल है, एओबी कंपनी लिस्टेड है, पब्लिक है, अनलिस्टेड है कंपनी, कोई भी है, सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा कि इसका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। फिर आपको पता चलेगा कि मैंने बनाना क्या है। अगर वो मैन्युफैक्चरर है तो एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनेगा, दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट इसमें होगा फॉर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और जहाँ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न है, नॉन ट्रेडिंग मीन्स कि जो लोग जैसे चार्टर्ड अकाउंट्स और वकील अगर आप लोग हैं, ITPs हैं, हम लोग चीज़ें नहीं बेचते, हम टाइम बेचते हैं, सर्विसेज देते हैं। तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और फिर स्टेटमेंट इन चेंजेस इन इक्विटी है, जो अमूमन आपके लिमिटेड कंपनीज में बनाई जाती है, प्राइवेट या लिस्टेड अनलिस्टेड में। और आपका कैपिटल अमूमन बैलेंस शीट के अंदर ही होता है, वही स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है। नेक्स्ट बैलेंस शीट है और आखिर में कैश फ्लो स्टेटमेंट है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का हिस्सा हैं। इनमें से एक डॉक्यूमेंट उन्होंने आपसे मांगा है, और वो कौन सा है? वो बैलेंस शीट है। बाकी एक्टिविटी सेल परचेज की वो ऑलरेडी आपसे सेल टैक्स रिटर्न्स के थ्रू ले रहे हैं। बहरहाल आपको पहला क्वेश्चन ये क्लाइंट को करना है कि भाई तुम करते क्या हो? कमीशन एजेंट हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, डीलर हो, मैन्युफैक्चरर हो, ट्रेडर हो, क्या है? ताकि आपको पता चल सके कि आपने उसके लिए क्या, कहाँ से शुरू करना है। आपको पता है कि इस वक्त अगर आप IT इनेबल में उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं तो 0.25% आपने पे करना है और वो फाइनल डिस्चार्ज है। और आपको ये भी पता है कि जितने FTR वाले केसेस हैं, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट वाले, कहीं एक्सपेंसिव होते हैं। कुछ लोग घर में बैठ के ऑनलाइन काम कर रहे हैं, वो कहते हैं जी करोड़ रुपया रिसीट हुई, खर्चा क्या? कुछ भी नहीं जनाब, इंटरनेट का बिल, ये मेरा पड़ा हुआ कुर्सी टेबल, ये सेट है और ये मैंने पे किया, 1 करोड़ का प्रॉफिट आ गया, मेरा खर्चा ही कोई नहीं है। तो उस सूरत में क्या होगा कि आपकी जो, अगर आपकी इनकम इम्प्यूटेबल इनकम जो टैक्स या वर्क बैक करेंगे, वो अगर आपकी अकाउंटिंग इनकम से ज़्यादा हो जाती है तो आपको ऑडिटेड अकाउंट्स बनाना इंडिविजुअल और AOP की केस में भी लाजमी है। 111(4 है, मैंने नीचे ना उसको प्रोड्यूस कर दिया है। सो अगर आप अकाउंटिंग में फ़र्ज कर, मैं एज्यूम कर लेता हूँ मेरा अकाउंटिंग प्रॉफिट आ गया, जैसे अभी मैंने बताया 1 करोड़ के केस 10 लाख के खर्चे हो गए, 90 लाख का प्रॉफिट आ गया। या तो आप रिटर्न के साथ उन्होंने, मैंने लिख दिया इसके अंदर, सेल टैक्स रिटर्न में जो टैब है आपका डिक्लेरेशन का, उसमें न्यू सब टैब उन्होंने ऐड किया है फाइलिंग ऑफ बैलेंस शीट के लिए। आप या तो रिटर्न के साथ कर दें, और अगर नहीं तो फिर दूसरा तरीका आपके पास ये है कि आप इसमें रजिस्ट्रेशन जो टैब है 14(1) का जो सेल टैक्स का, उसमें उन्होंने ये 4 चीज़ें सब टैब नीचे खोले हुए, कंटेंट्स, डाटा आपको नज़र आ रहा है, अटैचमेंट है और असाइनमेंट है। कंटेंट्स आप चाहें तो कोई लेटर मार्क कर सकते हैं। मैं एक लेटर का सैंपल, इससे नीचे वाला पेज दिखाओ भाई, ये सैंपल बस मैं आपको दिखा रहा हूँ। हमने लिख दिया कि जनाब आपका रूल ये था, रिक्वायरमेंट बैलेंस शीट की थी, मैं अटैच कर रहा हूँ। अगर आप नहीं भी करेंगे तो वो चला जाएगा, कोई मसला नहीं। इसे ऊपर आओ वापस। अब ये अगले जो 2 है ना, अगर आप रजिस्ट्रेशन टैब में जाके करेंगे तो आपको डाटा भी फीड करना पड़ेगा, जो भी मैंने दिखाया आपको, और प्लस आपको अटैचमेंट भी करनी पड़ेगी बैलेंस शीट, तब सिस्टम आगे आपको जाने देगा, वरना वो चलता नहीं है कि जी पहले आप अटैचमेंट करें। इवन कि मैंने डाटा फिल भी कर दिया, डाटा भी फिल करना है और अटैचमेंट भी करेंगे तो आपकी बैलेंस शीट जो होगी वो फाइल हो जाएगी। चले अब इसको पीछे आते जी वापस, आपको ऑनलाइन भी आ गया, 7वां पॉइंट पहले आ गया। अब आ जाओ ऊपर 15 वाला जो नेक्स्ट अब हमारा चौथा पॉइंट। अब ये 15 मैंने पॉइंट्स हैं, मैं आपको इसको एक एक करके इस पर बात कर लेता हूँ। देखें, मुझे बैलेंस शीट बनाते वक्त यानी डिक्लेयर करने से पहले व्हाट आर द मेन की पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड बिफोर फाइलिंग, बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ बैलेंस शीट विद द इवन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और सेल टैक्स डिपार्टमेंट।
पहला क्या है जी, ये बैलेंस शीट आपने एक्चुअल फिगर्स की बेस पे बनानी है, पहला पॉइंट। अब क्यों ऐसे है, अगर आप स्टैंडर्ड या दूसरी चीज़ें भी पढ़ेंगे तो टैक्स डिपार्टमेंट रीवैल्यूएशन सरप्लस या डेफिसिट को नहीं मानता। रियल फिगर्स आप देंगे, आप अपनी लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी को अगर रीवैल्यू करके अकाउंटिंग में डाल भी देंगे, स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट पूरी भी कर देंगे, तो टैक्स डिपार्टमेंट उस सरप्लस या डेफिसिट को रिवर्स करके आप टैक्स में टैक्सेबल इनकम निकालेंगे। तो इट मीन्स ये जस्ट लाइक वेल्थ स्टेटमेंट की तरह है कि आपको एक्चुअल फिगर जो होगी, जो रियल ट्रांजैक्शन, जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से आपने ड्राइव की थी, वही आपको रिपोर्ट करनी पड़ेगी। अच्छा, लेटर ऑन आप क्या कर सकते हैं, बैलेंस शीट में आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं, अमोर्टाइजेशन कर सकते हैं, फिगर कम हो जाएगी, ऐड भी कर सकते हैं। फिर एक और मैंने नया पॉइंट इसमें डाला, 35 सबसेक्शन 4 है, जो ये कहता है, पहले IAS 2 पहले होता था, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अगर मेरा स्टॉक है 1 करोड़ रुपये का, उसकी NRV आ रही है 90 लाख रुपए, आप 10 लाख का लॉस बुक कर सकते हैं और वो आपको 35 सेक्शन अलाउ कर रहा है, ये भी मैं आपको बताता चलूँ। और अगर आपके कोई बैड डेट्स है या लायबिलिटी पेड नहीं करनी 3 साल के अंदर, तो वो भी आप चीज़ें अपनी बुक्स में से निकाल सकते हैं। सो रियल फिगर्स में कुछ थोड़े बहुत एडजस्टमेंट होएगी, वो आप उसको चेंज करेंगे। दूसरी बात, ये डबल एंट्री कॉन्सेप्ट है, जैसे अभी मैंने बताया, ये ना एक तराजू की तरह मैं इसको आसानी के लिए कहता हूँ। ये डेबिट है, आप इसको डेबिट समझ लें, लेफ्ट को, राइट को क्रेडिट समझ लें। जितना वेट इधर डालेंगे उतना इधर आना है। अगर 10 लाख डेबिट होगा तो 10 लाख ही क्रेडिट होगा, इसे डबल एंट्री हम कहते हैं बेसिकली। बाकी ट्रांजैक्शन डिटेल में आपसे बाद में करूँगा। अच्छा, अब इसको आपने मिला देना जाके, बड़ा अच्छा मौका मेरे लिए कि इस डबल एंट्री का कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली वेल्थ स्टेटमेंट और रिकंसिलिएशन में भी है। वहाँ भी लोग क्या करते हैं, बैलेंसिंग फिगर उठा लेते हैं, ऐसे नहीं है। मैं आपको तरीका इसका पूरा समझाऊंगा। ये दोनों, चाहे बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या वेल्थ स्टेटमेंट विद रिकंसिलिएशन और कैश फ्लो, ये दोनों ही डबल एंट्री का हिस्सा है। ये कभी भी आउट नहीं हो सकते अगर आप एंट्रीज पूरी सही डालेंगे तो। अच्छा, अब बैलेंस शीट क्या है जी? बैलेंस शीट इज अ लिस्ट, इन शॉर्ट इज अ लिस्ट ऑफ बिजनेस एसेट्स एंड बिजनेस लायबिलिटीज। वेल्थ स्टेटमेंट क्या है? इज अ लिस्ट ऑफ पर्सनल एसेट्स एंड पर्सनल लायबिलिटीज। आप देख लें, आपका घर आपकी बैलेंस शीट में नहीं आता, वेल्थ में आ रहा है। आपकी जाती गाड़ी बैलेंस शीट में नहीं, इधर आ रही है। आपकी ऑफिस की गाड़ी जो ऑफिस के नाम पे है या कंपनी के नाम पे है या बिजनेस के नाम पे है, वो बैलेंस शीट में आएगी। तो दोनों को अलग अलग आपने रखना है। एक लाइन मैंने आपको ड्रॉ कर दी है, जाती चीज़ें आपकी जाएंगी वेल्थ स्टेटमेंट में। अच्छा, अब जो कैपिटल आपके लिए रिसीवेबल है बिजनेस से, वो बैलेंस शीट में पेबल आ रहा है। वो दोनों की एंटिटी भी सेपरेट है, इंडिविजुअल अलग रखना है, बिजनेस को अलग रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आया जी, इसको बनाना कब है? डेट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फंड। आप जैसे पहले भी मैंने शेयर किया था, आप किसी भी डेट पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बना सकते हैं, किसी भी डेट पे, मंथली, क्वार्टरली, डेली, वीकली, हाफ ईयरली आप बना सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपका डाटा सिस्टम के अंदर फीड हुआ हो या आपके पास अवेलेबल हो। डाटा एंट्री की होगी, आपको रिजल्ट्स अकाउंटेंट्स खुद ही निकाल के देंगे। इसकी एक पॉजिटिव साइड ये जी, जो मैं देख रहा हूँ, ये नहीं कि ये मेरे फील्ड से कनेक्टेड है इसलिए, देखें इसमें लोगों के लिए जॉब्स भी क्रिएट होंगी। अगर रेवेन्यू उधर जाएगा, कंप्लायंस बढ़ेगी, तो अकाउंटेंट्स जो बेरोजगार हैं या आपकी फीस और उस पर भी इम्पैक्ट जाएगा, रेवेन्यू उधर भी जाएगा और रिसोर्सेज ट्रांसफ़र होंगे बिजनेसमैन टूवर्ड्स दी जो एम्प्लॉइज़ हैं, और आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसमें इफेक्ट आएगा। देखिए बात ये है, एक और बात जो आते करते करते मुझे याद आ गई। देखिए बैलेंस शीट हर बंदे ने नहीं बनानी है इस पर्पस के लिए, लेकिन टेक्निकली सब ने बनानी है। लेकिन कौन बंदे, वो बंदे कौन है? एक तो एक्सक्लूजन दी आपको लॉ ने, SRO ने, उन्होंने कहा जी इंडिविजुअल, AOP और SMC अदर देन मैन्युफैक्चरर जो होंगे वो बैलेंस शीट लाजमी देंगे, नंबर 1। लेकिन बात यह है कि इनकम टैक्स पर्पज की बैलेंस शीट तो मुझे फिर भी बनानी है, तो बैलेंस शीट दो डिफरेंट नहीं होंगी, जो उधर आपने देनी है वही इधर देनी है। इसको डिफर मत कर दीजिएगा, वरना गड़बड़ हो जाएगी, वो मिसमैच हो जाएगा डाटा। और 111 जो सेक्शन वैसे इनकम टैक्स लॉ में अवेलेबल है अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट और क्रेडिट के लिए, वो खुल जाएगा। आगे कुछ और भी पॉइंट्स हैं, मैं अभी आपसे बात करता हूँ।
जितनी भी चीज़ें आप रिपोर्ट कर रहे हैं, चाहे इनकम टैक्स में, सेल टैक्स में, उसका डाटा आपको पता, पहले भी बात हो चुकी है। अपनी परचेजेस को, सेल्स को, इंपोर्ट को, एक्सपोर्ट को, उसको मैच करें। और जो पीआरए में डाटा गया है, जो एफबीआर के पास गया, अगर एक क्लाइंट है वो चारों सूबों में काम कर रहा है, क्योंकि आईसीटी आपको पता है वो एफबीआर के पास ही है, तो हम इसको 4 कहते हैं, है वैसे 5, तो सब जगहों पे ऑपरेट हो रहा है, तो सब जगह पे अलग अलग रिटर्न्स आ रही है। अभी वैसे सिंगल विंडो भी आ रहा है, वो भी चाह रहे हैं कुछ सेक्टर्स के लिए, बहरहाल टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के लिए सिंगल विंडो उन्होंने दी है। बाकी सब लोग अलग अलग पीआरए को सेल टैक्स की रिटर्न लग जा रही है। अगर मैं कराची में भी काम कर रहा हूँ तो वो एसआरबी को लग जा रही है, अगर मैं इस्लामाबाद में हूँ तो आईसीटी को जा रही है, पेशावर में हूँ तो केपीके को जा रही है। तो वो सबको आपने चेक करना है, सबको जमा करके तो फिर एक रिटर्न आपकी बनाई जाएगी और उसके साथ फिर बैलेंस शीट अकॉर्डिंगली आएगी। फिर इसके बाद जितने बैंक हैं उन सबको आप चेक कर लें, बैंक की तमाम एंट्रीज, इस पर पहले बात हो चुकी है। IRIS सिस्टम में आपको पता है, और जो साथ MIS है वहाँ पे आपको पता है 4-5 चीज़ें अब ऑनलाइन ही आ रही हैं। आपकी प्रॉपर्टीज़ आपके नाम पे, गाड़ियाँ, बैंक अकाउंट, प्रॉफिट ऑन डेट, अभी भी तमाम बैंक ऑनलाइन नहीं है। मैं बिल्कुल बड़ा क्लियर हूँ, क्योंकि मेरे पास काफ़ी क्लाइंट्स का जब डाटा आया, उसको जब मैच किया गया तो कहीं कहीं 1-2 बैंक वहाँ आ ही नहीं रहे, जबकि मेरे पास फिजिकली आ रहे हैं। सो फिजिकल डाटा भी लें और ऑनलाइन को भी वेरीफाई करें। ये ना हो कि पता लगे जनाब आपने बीच में से गाड़ियाँ और प्रॉपर्टी स्किप कर दी, तो 122 का सीधा नोटिस बनता है जब कंसीलमेंट होगी, वो आपको पता है 111 के साथ। प्रॉफिट एंड लॉस आप फॉर द पीरियड का बनाते हैं और बैलेंस शीट एक डेट पे आप बनाई जाती है, इसलिए उसके साथ एज एट लिखा जाता है और प्रॉफिट एंड लॉस के साथ आप फॉर द पीरियड आप लिखते हैं। अच्छा, बैलेंस शीट में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, नंबर 8 पॉइंट, बैलेंस शीट के जितने बैलेंसेज होते हैं पिछले साल के, वो अगले साल के ओपनिंग बन जाते हैं। जिस तरह आप वेल्थ स्टेटमेंट को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, बैलेंस शीट को भी आपने कैरी फॉरवर्ड करना है। ये जस्ट इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए है। नेक्स्ट करना भी, इनकम टैक्स के लिए जो बैलेंस शीट है वो सेल टैक्स के लिए बिल्कुल ठीक है। फिर आ गया जी, ये उस दिन डिबेट भी हो रही थी हमारी पिछले सेशन में कि स्टॉक जो आएगा, जो बैलेंस शीट में होगा, जो अकाउंटिंग और इनकम टैक्स के मुताबिक बनाया गया है, वो सेल टैक्स के इनेक्शन F के साथ मैच नहीं करेगा। उसकी मैं रेलिवेंट जजमेंट इसमें मैंने कोट कर दी है। इन तीनों जजमेंट्स में ट्राइब्यूनल की है, जिसमें ये हेल्ड हुआ है कि जो आप इनकम टैक्स में स्टॉक रिपोर्ट करेंगे उसको इनेक्शन F के साथ टैली नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जस्ट कैरी फॉरवर्ड है और दोनों को कैलकुलेट करने का तरीका मुख्तलिफ है। 10 नंबर पॉइंट जी 11, कैपिटल जो आप ज़ाहिरी बात है इसमें शो करेंगे, उसको अपनी वेल्थ स्टेटमेंट के साथ मैच कर लीजिएगा, बगैर चेक किए उसकी बैलेंस शीट मत बना के दीजिएगा। डेप्रिसिएशन आपको पता है वो चार्ज की जाती है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर्मेट है जी, मैं आगे दिखाता हूँ आपको। इसके साथ कैश फ्लो भी बनाई जाती है। देखें, कैश फ्लो स्टेटमेंट कंपनीज के लिए लाजमी है, चाहे प्राइवेट है वो हम बनाते हैं, आप भी बना लें इंडिविजुअल AOP में, तो आपको आसानी हो जाएगी कि पैसा किधर से आया और किधर चला गया। 3 मेन एक्टिविटीज़ होती है कैश फ्लो की, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इसको आसान कर देता हूँ। ओपनिंग कैश था मेरे पास 1 लाख रुपये, रिसीव्ड और हुआ मेरे पास 3 लाख रुपये, खर्च हो गया मेरा 6 लाख रुपये और बैलेंस बच गया मेरे पास जो भी होगा। इस तरह इसको कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली प्रेजेंटेबल फॉर्म में कहते हैं। अच्छा, अब ये भी मैंने आखिरी जो इसका पॉइंट बनाया, जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो ज़रा अब 2 तरीके होंगे, या तो आप ओपनिंग आगे लेकर आए हैं या पहली दफ़ा बना रहे हैं। अब चाहे ओपनिंग है या पहली दफ़ा है, आप एसेट्स को वेरीफाई ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि वजह ये है 122 सेक्शन में आपको पता है 6 ईयर की पावर जो अवेलेबल है वो री ओपनिंग की लोकल एसेट्स के लिए आपको पता है 6 ईयर है और फॉरेन एसेट्स के लिए अनलिमिटेड पावर है, वो आपको पता है। सो अपने एसेट्स जो बैक डेट्स में परचेज हुए हैं उनके सोर्सेज और जो पैसा कहाँ से आया है उसको ज़रा कवर कर लीजिएगा। फिर ये एक और भी मेरे पास जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, अगर कोई शख्स ओपनिंग बैलेंसेस को क्लैरिफाई नहीं करता कि ये कहाँ से आया है, तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के मुताबिक उसकी एडिशन करंट ईयर में हो सकती है और उस बंदे को टैक्स लग जाएगा, और उस जजमेंट में टैक्स उस बंदे को लग गया हुआ है। सो ओपनिंग बैलेंस से ये मतलब नहीं है चूँकि जी ये तो पिछले साल का तो इसको छोड़ दें आप,
इस तरह नहीं है, आप अपनी चीज़ों को कवर कर लीजिएगा, खाली करंट को ना देखें, जो पीछे से बैलेंसेज आ रहे हैं चाहे वेल्थ में चाहे बैलेंस शीट में, उसको कवर कर लें। अच्छा जी, ये भी पूरा हो गया। नेक्स्ट है जी SRO से रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं, नंबर 5 पॉइंट आ गया हमारा, 7 पहले ही हो गया, 2 रह गए हैं, उसके बाद मैं इसको आई होप सो कि मैं आपसे ज़्यादा टाइम ना लूँ। अच्छा जी, सबसे पहला क्वेश्चन ये है, ये भी देखिए 3 क्वेश्चंस के बगैर आप किसी भी लॉ को नहीं समझ सकते। ये बैलेंस शीट कौन फाइल करेगा, कब फाइल करेगा और कैसे फाइल करेगा, और ऑब्वियसली कौन नहीं फाइल करेगा, ये 4 मेन क्वेश्चन हैं। नंबर 1, कौन फाइल करेगा जी, नीचे मैंने वो आपको पता है वैसे पहले, इंडिविजुअल AOP SMC अदर देन मैन्युफैक्चरर। अब सवाल ये है, एक बंदा नील की रिटर्न फाइल कर रहा है, बिजनेस तो वो कर कोई नहीं रहा, अब क्या होगा, मुझे बैलेंस शीट फिर भी देनी पड़ेगी। अगर आप बिजनेस करेंगे तो बैलेंस शीट बनेगी, अगर आप बिजनेस नहीं कर रहे, मसलन मेरी सैलरी इनकम है, रेंटल इनकम है, इनकम फॉर प्रॉपर्टी जिसे आप कहते हैं, या कैपिटल गेन है या अदर सोर्सेज है, बट बिजनेस इनकम नहीं है, तो फिर मुझे बैलेंस शीट बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिसकी बिजनेस इनकम होगी या वो बंदा FBR के साथ सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होगा, अदर देन मैन्युफैक्चरर, क्योंकि वो ऑलरेडी बना रहे हैं इसलिए उन्होंने इसमें से निकाल। इसका ये मतलब नहीं है कि वो हमेशा के लिए एग्जेम्प्ट हो गए हैं, वो ऑलरेडी बना रहे हैं इसलिए उनको एक्सक्लूजन दी गई है। अच्छा, अब जो सर्कुलर मैंने आपको पहले कहा था, ये मेरा जो दूसरा पॉइंट आ रहा है, ये अभी सिर्फ न्यूज़पेपर में है, न्यूज़पेपर नहीं है मेरे पास, एक सर्कुलर एक्सप्लेनेशन का आया है, तो अभी तक FBR के पोर्टल पे ये नहीं आया, और ये डेट्स आपके सामने है जो उन्होंने बीच में मेंशन की है, लेकिन इस पॉइंट को आपने अभी न्यूज़ ही लेना है जब तक कि ये वेरीफाई ना हो जाए। पहला क्या है जी, वो लोग जो 30 जून 23 से पहले रजिस्टर्ड है, वो 30 जून 23 की बैलेंस शीट फाइल करें, उस डेट की, क्योंकि सवाल था ना किस डेट की बैलेंस शीट है। दूसरा सवाल क्या है कि जो लोग 30 जून के बाद होंगे, वो जो जिस डेट पे करना चाहें बाद की, वो कर सकते हैं, और अगर बाद में अगर आप चेंज करना चाहें तो तीसरा पॉइंट ये है कि मॉडिफिकेशन करनी है तो वो लेटेस्ट बैलेंस शीट अपनी दे सकते हैं। देखिए प्रिंसिपली मुझे, अगर मैं भूल जाऊँ कि ये नहीं भी है, तो मुझे ये चेक करना है कि मेरा 5 टाइम्स किधर पूरा हो रहा है फिलहाल। अगर वो 23 में पूरा हो गया तो ठीक है, काफ़ी है, लेकिन अगर आप कैपिटल और इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, प्रॉफिट और आ जाता है और कैपिटल इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो उस सूरत में फिर लेटेस्ट जो बैलेंस शीट होगी वो ज़्यादा बेहतर होगी। लेकिन वो लेटेस्ट जो आप फाइल करेंगे ना, उसको सेल टैक्स और बाकी डाटा टैली करके दीजिएगा, क्योंकि बाद में उन्होंने उसी को पकड़ लेना है कि भाई ये आपने कैपिटल इसके अंदर डाला था, ये सेल डाली थी, ये कहाँ से आई थी, तो उसको भी वेरीफाई करके देना है, अनवेरीफाइबल डाटा मत दीजिएगा। अच्छा, अब इसी सर्कुलर के मुताबिक जो अभी अनवेरीफाइबल है, जो मेरे पास फाइनल नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि अगर सवाल ये क्वीरीज लोगों ने मार्क की ना जी, डेट पे मैं 2 क्वेश्चन किए लोगों ने, पहला इसकी डेट क्या होगी, वो जवाब आ गया आपके पास। दूसरा उन्होंने सवाल किया 5 टाइम्स का क्या करें। अब एक बंदे का अगर 5 टाइम्स से ज़्यादा सेल है फिर क्या होगा, तो उन्होंने कहा जी जो अनवेरीफाइबल न्यूज़ है एज पर न्यूज़, उन्होंने ये ऑप्शन ये दिया है कि आप लेके जाएं रेलिवेंट कमिश्नर के पास और उन्हें बताएं कि आपने क्रेडिट परचेज की हुई है या आपने बैंक से फाइनेंस लेके किया हुआ है। अगर वो सेटिस्फाई हो जाते हैं तो फिर आपको वो परमिशन दे देंगे कि आप अपनी रिटर्न, सेल टैक्स की रिटर्न्स को फाइल कर सकें। लेकिन क्वेश्चन अगर ये ऐसे है, फ़र्ज़ कर ले अगर ऐसे है, तो मुझे तो पूरा डाटा पूरा खोलना पड़ जाएगा। मसलन मैंने कहा जी मैंने परचेज़ की 2 करोड़ रुपए की, ठीक है भाई लाओ, अब मुझे पहले इनवॉइस देनी पड़ेगी, फिर मुझे बैंक स्टेटमेंट दिखानी पड़ेगी, फिर लेजर अकाउंट पूरा देना पड़ेगा, और फिर वो 176 में थर्ड पार्टी से वेरीफाई करेंगे ये भाई साहब फोटो कॉपियाँ लेके आए या बाकी ट्रांजैक्शन हुई है। फिर उसने डिक्लेयर किया कि नहीं किया, वो वापस उधर ही आ जाएगा। जिसने सेल की ओबीएसली आपको पता है अनेक्सर सी वो देगा तो तभी आपका अनेक्सर ए के अंदर आ रहा है। तो ये इतना आसान नहीं होगा अगर ये इसी बेस पे इम्प्लीमेंट होता है तो, लेकिन बहरहाल पहले से सहूलत मिल जाएगी अगर ये अलो हो जाता है इस तरह। तो बहुत शुक्रिया नदीम भट्ट साहब, आपने काफ़ी डिटेल से समझाया। जिन दोस्तों के क्वेश्चन होंगे वो निशात से मैं कहता हूँ वो सर्कुलेट कर देता है स्लिप, उस पर अपने क्वेश्चन इन राइटिंग दे दें, तो एंड पे मैं स्पीकर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा उन सब के जवाब दे देंगे। स्पीकर साहब की तकरीर के दौरान कुछ लोगों ने हमें ज्वाइन किया, मैं उनको वेलकम करना चाहूँगा। हसीबुल्लाह खान साहब हैं, एक्स वाइस प्रेसिडेंट लाहौर टैक्स बार, सर उनका मैं वेलकम करता हूँ।
शेख एहसान साहब हैं, वाइस प्रेसिडेंट PTBA। शहबाज कादर साहब हैं, एक्स वाइस प्रेसिडेंट PTBA। चौधरी कमर उस्मान साहब बैठे हैं, एक्स सेक्रेटरी पाकिस्तान टैक्स बार। जाहिद अतीक साहब ने ज्वाइन किया, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान टैक्स बार। फ़रूक मजीद साहब बैठे हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट PTBA। इरफान शाह साहब जॉइंट सेक्रेटरी PTBA। सोहेल सराय साहब बैठे हैं, इनको भी मैं वेलकम करता हूँ। मिर्ज़ा मुबशर बेग साहब हैं, एक्स सेक्रेटरी लाहौर टैक्स बार। अब्दुल वहीद साहब बैठे हैं, एक्स सेक्रेटरी लाहौर टैक्स बार। राना मुबशर साहब, आपको भी मैं वेलकम करता हूँ। ताहिर भट्ट साहब बैठे हैं, वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान टैक्स बार एक्स। मोहम्मद इजाज़ साहब बैठे हैं, एक्स फाइनेंस सेक्रेटरी। ताहिर बशीर मुगल साहब बैठे हैं, वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान टैक्स बार। हारून रशीद साहब बैठे हैं, जनरल सेक्रेटरी साइबर टैक्स बार। आपको भी सर मैं वेलकम करता हूँ। आशिक अली राना साहब भी बैठे हैं, जनाब मैं आपको भी वेलकम करता हूँ। अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने चीफ गेस्ट प्रेसिडेंट पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन कि वो प्लीज़ तशरीफ़ लाएँ और अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा साहब, सेक्रेटरी लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन। शहबाज सदीक साहब, प्रेसिडेंट लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन, इनकी काबीना के अरकान, मेरे सेक्रेटरी रेहान सिद्दीकी साहब, ज़फ़र अहमद साहब कराची टैक्स बार से सेक्रेटरी कराची टैक्स बार, महमूद बीकिया साहब, नईम शाह साहब, हम सब के लीडर नईम शाह साहब, जाहिद अतीक साहब मुझे नज़र आए थे, पता नहीं कहीं वो छुप गए हैं। खान जाहिद अतीक साहब, कमरुज़्ज़मान साहब, मेरी कैबिनेट जो पाकिस्तान टैक्स बार में इस वक्त लाहौर को रिप्रेजेंट कर रही है, बड़ी डायनेमिक और बड़ी एनर्जेटिक है। मैं समझता हूँ कि उन लोगों के लिए एक राउंड ऑफ अप्लॉज पहले होना चाहिए, मैं उसके बाद बात करूँगा। जो इस वक्त जो दोस्त हमारे पाकिस्तान टैक्स बार में हैं, शहबाज कादिर साहब, ताहिर भट्ट साहब, आज के स्पीकर नदीम भट्ट साहब, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी। और मेरे लिए सबसे अहम जो कॉमन मेंबर है किसी भी टैक्स बार का, वो सबसे ज़्यादा अहम है, इसलिए कि जब मैंने ये एक हफ़्ते से मैं पंजाब में हूँ तो लोगों ने मुझसे पूछा अब एक हफ़्ते पंजाब में क्यों, कोई इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं? मैंने कहा मैं इलेक्शन के बाद मिलने आया हूँ लोगों से। तो मेरे ख़्याल में लोगों से मिलना और लोगों से बात करने में जो आप लर्निंग होती है आपकी, जो उनका फ़ीडबैक आता है, वही आपकी स्ट्रेंथ होती है कि ताकि आप उनका जो मुकदमा है वो आगे लेके जाएं, वो बात करें बिहार में, वो बात करें किसी मिनिस्टर से या किसी भी फोरम पे, तो वो जो कॉमन ग्राउंड पे जो फीडबैक आता है ना, उससे अच्छा फीडबैक कोई नहीं होता। तो जो कॉमन लोग हैं, जो कॉमन मेंबर हैं हमारे, वो बहुत उनकी फ़ीडबैक इंपॉर्टेंट है। मैं इनकरेज करूँगा कि वो जब भी चाहें पाकिस्तान टैक्स बार के दरवाज़े खुले हैं। पाकिस्तान के टैक्स बार के यहाँ हमारे दोस्त हैं, उनसे आप बात करें, हमें बताएं क्या आपके मसाइल हैं, हम उसको कोशिश करेंगे कि उसको जितनी बेहतर तरीके से हल कर सकें। अभी जो SRO की बात हो रही थी, उसको मैं SRO नहीं कहता, उसको मैं कहता हूँ फ़्लाइट 350, और उसके पायलट आप हैं। अब पीछे जो आपका क्लाइंट बैठा हुआ है ना, उसने बेल्ट बांधी हुई है, वो खड़ा हो जाता है बार बार और वो बोल रहा है मुझे, मैं कभी इधर गिर रहा हूँ, कभी उधर गिर रहा हूँ। वो ये सोच के उसके खौफ आ रहा है कि मुझे बैलेंस शीट फाइल करनी पड़ेगी। अब वो जो खौफ है और ब्लेम वो सारा दे रहा है कि टैक्स कंसल्टेंट को कि सर आप कुछ हल निकालें, आप कुछ इसका रास्ता निकालें। वो अपनी फ़्लाइट बेचारा बड़ी अच्छी तरीके से इन टर्म्स ऑफ लॉ, अकॉर्डिंग टू लॉ लेके चल रहा है, बेस्ट प्रैक्टिस को लेके चल रहा है, लेकिन उसको जो है वो ये मसाइल फेस करने पड़ रहे हैं। यहाँ बड़ी अच्छी बात है कि बैलेंस शीट तो बनती है, बैलेंस शीट तो देनी है। हमारा काम जो है, जो हमने काम कर दिया, ये जो जिसकी क्लैरिफिकेशन की बात कर रहे थे नदीम भट्ट साहब, ये क्लैरिफिकेशन वैलिड है। ये मतलब हम इसलिए कि ये हमारे उनसे मुलाकात के बाद ही निकली है कि 30 जून, कुछ लोगों के जहनों में ये था कि 30 जून 2023 की चाहिए, क्योंकि पोर्टल पे लिखा हुआ था 30 जून 2024। कुछ दोस्त ये कह रहे थे कि हर मंथ देनी होगी। तो इस तरह की कन्फ्यूजन थी जो उन्होंने क्लैरिफाई की। और जाहिर सी बात है कि ये जो 5 टाइम्स वाला इशू है, इस पर हमने उनसे कहा था हमें ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं चाहिए। ये पॉसिबल ही नहीं होगा कि हम जाके वेरीफाई करा लें। ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है। आप कोई डॉक्यूमेंट स्पेसिफाई कर दें, हम पोर्टल पे डालें और वो वेरीफाई हो जाए।
जब आपको सेल टैक्स का ऑडिट करना हो उस वक्त ऑडिट कर लें, जो आपको देखना है उसको देख लें, आपको इन्वॉइसेस देखनी है, आपको मेरा लेजर देखना है, आपको मेरा बैंक अकाउंट देखना है। तो ये बेसिकली हमने कोशिश की। अब ये इस पर अभी राज़ी नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि ह्यूमन इंटरेक्शन को हम जितना एलिमिनेट कर सकें वो टैक्स प्रोफेशन से वो ज़्यादा बेहतर होगा FBR के एंड पे, FBR के लेवल पे। इसलिए कि जो ये असल मसला यही होगा कि जब हम दोस्त जाएंगे हमारे तो उनके लिए पिलर टू पोस्ट जाना होगा। और मुझे पता है कि एक नीचे से लोगों की शिकायतें आनी शुरू होंगी कि जी हम कमिश्नर के पास जा रहे हैं, कभी मिला नहीं, कभी उसने अप्रूव नहीं किया, और कुछ ऐसे सवालात करते हैं वो कि जो कि उसकी रेलेवेंसी नहीं बनती उस पर्टिकुलर असाइनमेंट से। और आज जो है क्लाइंट जो है प्रेशर डाल रहा होता है हमारे दोस्तों पे कि भाई मुझे जल्दी है और मुझे सेल टैक्स रिटर्न फाइल करना है, मुझे इनपुट नहीं मिल सकता, मुझे आउटपुट नहीं मिल सकता। तो ये जो सूरत हाल है इस पर हम कॉन्शियस हैं, इस पर हम पूरी तरह नज़र रखे हुए हैं। हम बात करेंगे इस पर कि इसको पोर्टल के ज़रिए एड्रेस करें। अगर आपने ह्यूमन इंटरेक्शन रखनी है तो फिर इसको आप इस वक्त जो है अभी तो है इसको शेल्फ कर दें। अभी ये ख़बर भी चल रही थी कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने SRO को जो है उन्होंने कहा है कि अभी इस वक्त मौखर कर दें। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान टैक्स बार के लेवल पे मैं इसको पूरी तरह अपोज करता हूँ, इसलिए कि पाकिस्तान इस चीज़ को अब अफोर्ड नहीं कर सकता। हम डॉक्यूमेंटेशन की तरफ हमें जाना चाहिए, हमें डॉक्यूमेंटेशन पे जो है हमारे पास 1 पॉइंट एजेंडा होना चाहिए। इसलिए कि हम 75 साल से सिर्फ इसी बात पे स्ट्रगल कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंटेशन करनी चाहिए या डॉक्यूमेंटेशन नहीं होनी चाहिए। बोल्टन मार्केट पे कराची में आग लगी, उसका मैं जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है कराची की उन्होंने कमेटी बनाई, उसका एक मैं मेंबर था। तो जो कमेटी ने कहा कि जी इनको इवैल्यूएशन करके इनको जो है कंपनसेशन दें, तो मैंने उनसे कहा आपने टैक्स रिटर्न ले आओ। तो क्लेम था 50 लाख का, टैक्स रिटर्न में 5 लाख थे। अब उसकी कोई पैरिटी नहीं बन रही थी और मैंने कहा मैं तो इस पर सर्टिफाई नहीं करूँगा, मुझे उस कमेटी से रिज़ाइन करना पड़ा। आई हैव टू स्टेप आउट फ्रॉम दैट कमेटी। सो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो लोगों को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो कौन लोग हैं और उनके एजेंडाज़ क्या हैं। इसलिए कि पाकिस्तान इस वक्त ब्लीड कर रहा है, पाकिस्तान इस वक्त जो है एट द वर्ज ऑफ कोलैप्स है। हमें ये समझना पड़ेगा और अगर आज हम नहीं समझेंगे तो ये हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। इसीलिए मैं बहुत फोर्सफुली प्रोपोगेट कर रहा हूँ कि हम अपने आप को, अपनी प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस को शिफ्ट करें टेक्नोलॉजी पे या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। हमें अपने आप को शिफ्ट करना चाहिए। मैं सिंगल पॉइंट एजेंडा लेके चल रहा हूँ इस दफ़ा कि हमें, जो मैंने पहले मैं कहा था कि डिजिटलाइजेशन, डॉक्यूमेंटेशन और डिक्लेरेशन, ये तीनों चीज़ें हमारी हैंड टू हैंड चलती हैं। अगर ये चीज़ें सही नहीं होंगी, आप IMF से 24वां प्रोग्राम ले लें, 25वां प्रोग्राम ले लें, पाकिस्तान सस्टेनेबल नहीं बनेगा। और जब मैं बात करता हूँ सस्टेनेबल, मैं आपकी और अपनी बात नहीं करता, मैं बात करता हूँ उन लोगों की जो बिल्कुल जो है पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, उनकी लाइफ बहुत तकलीफ़ में है। और जो हम यहाँ बड़े फ़ख्री अंदाज में करते हैं ना, पाकिस्तान बहुत ही जो है जिसने चाहिए, जिसने पाकिस्तान बहुत ज़्यादा, पाकिस्तान की स्ट्रेंथ है, पाकिस्तान के पास यूथ है 60%। ये जितनी बड़ी स्ट्रेंथ है उतना बड़ा थ्रेट है। अगर हम इसको नहीं समझेंगे, उन लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे, उनको बराबरी का माहौल नहीं देंगे, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे, तो ये लोग हमारे लिए ही थ्रेट बनेंगे। और वो कैसे होगी? जब तक एक्स चक्कर में पैसा नहीं जाएगा, जब तक ये नहीं हो सकता। यहाँ बात की अकाउंटिंग साइकिल की, इम्पॉर्टेंट है टैक्स साइकिल। टैक्स लिया जाए और टैक्स लगाया जाए। टैक्स लिया उनसे जाए जो टैक्स दे सकते हैं, लगाया उन पे जाए जो टैक्स जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो वनरेबल हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि टैक्स बार के लेवल पे हम इसको प्रोपोगेट करें, इसलिए कि पाकिस्तान में हुकूमतें आती हैं, हुकूमतें जाती हैं, वो अपने टर्म को देख रही होती हैं कि मैं 24वां प्रोग्राम ले लूँ, मैं 23वां प्रोग्राम ले लूँ और मैं टर्म ऑफ ऑफिस ख़त्म कर दूँ। लेकिन हमें लॉन्ग टर्म पे टैक्स बार को कॉन्शियस होना पड़ेगा, टैक्स बार को डॉक्यूमेंटेशन के लिए प्रोपोगेट करना पड़ेगा, टैक्स बार को ये बात करनी पड़ेगी कि हमारा सिर्फ एक सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि सही टैक्स लगे, डॉक्यूमेंटेशन हो, ताकि इस मुल्क की जो है सस्टेनेबली बने। और हमें अपने प्रोफेशनल जो कंडक्ट है उसको भी देखने की ज़रूरत है। एक दफ़ा ज़रूर हमें अपने आप को देखने की ज़रूरत है। हम इस बात से अब निकल जाएं कि जी हम एडवेंचरस इंटरप्रिटेशन करेंगे। ये हमारे लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हम इस बात से निकल जाएं कि हम क्लाइंट को सिर्फ सपोर्ट करेंगे, हम क्लाइंट को रिप्रेजेंट करेंगे,
हम क्लाइंट को सपोर्ट नहीं करेंगे। मैं हमारे दोस्त बहुत से लोग जो हैं वो उस मोहब्बत में इतने चले जाते हैं, मैंने उस दिन वर्ड यूज़ किया था कि वो रोमांस जो है ना, वो रोमांस में वो जो है ना वो काम कर जाते हैं जो कि उनको नहीं करना चाहिए। तो आप लोग कोशिश करें कि आप अपनी प्रैक्टिसेस को बेहतर करें। बिकॉज मैंने दुनिया में यूरोपियन कंसल्टेंट के साथ काम किया है, मैंने यूएस के कंसल्टेंट के साथ काम किया है। दुनिया में कहीं भी लोग जो है ना क्लाइंट्स के शूज़ में मतलब अपना स्टेप इन नहीं करते हैं, वो पाँव रखते नहीं क्लाइंट के उसमें। आपको भी ये कोशिश करनी चाहिए। और मुझे खुशी हुई यहाँ पे कि हम इस बात पे हम लोग का एक कंसेंसस है कि जी बैलेंस शीट देनी चाहिए। बैलेंस शीट जब बात होती है तो बैलेंस शीट तो आपको भी पता है, मुमकिन नकीर जो है आपकी भी बैलेंस शीट बन रही है। बैलेंस से इंकारी किसकी है? उसके लिए FCA होना ज़रूरी नहीं है, इंडिविजुअल आदमी की भी बैलेंस शीट बन रही है। क्या हमारी बैलेंस शीट बैलेंस है? क्या हम बैलेंस शीट रिकनसाइल कर सकते हैं? तो इसी तरह अपने क्लाइंट को भी समझाएं कि आप यह वक्त निकल गया, जो हनीमून पीरियड था वो गुजर गया, लेकिन पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ ना करें। और ये डायरेक्टली पाकिस्तान से खिलवाड़ है, इसलिए कि सेल टैक्स का इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। डायरेक्टली इस वक्त जो रेट है, अगर 19 और 18% का इम्पैक्ट है तो एक्सचेकर को बहुत बड़ा डैमेज होता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ये ना समझें कि हम हुकूमत को हम डिफीट कर रहे हैं। आप ये ना समझें कि हुकूमत जो है उसको उससे हम दस्ते गिरेबाएँ, ये ना समझें। आपकी ज़िम्मेदारी है इस वक्त आप वो रोल प्ले करें जो कि एक्सचेकर हो। हाँ, उसके साथ ये भी अहम है कि हुकूमत पे आप चेक भी रखें कि जो ख़र्चा है वो कहाँ हो रहा है, वो स्पेंडिंग कहाँ हो रही है। तो एज़ अ लॉयर, एज़ अ सिविलाइज्ड पर्सन हमारी ज़िम्मेदारी है। उसके बाद अभी ताजिद दोस्त की स्कीम की बात हुई, मैं कल भी कह रहा था कि ये कभी भी कामयाब नहीं होगी। और हमारे बार हमेशा ये बात कहती है कि ये मुख्तलिफ़ अदवार से चल रही है और कामयाब नहीं हो रही। अब हुकूमत को इसको रीडिज़ाइन करना पड़ेगा, मेरे ख्याल में इस पर कुछ सोचना पड़ेगा। और अगर वो चाहेंगे तो हमारी बात उनको बता सकती हैं किस तरह इसको कामयाब किया जा सकता है। हमारी बात के बाद वो विज़डम है, हमारे पास वो जो कंटेंट है जो कि हम उनको बता सकते हैं। अगर वो लेना चाहें हमसे कोई एडवाइस तो हम उनको दे सकते हैं। बस अब प्रोफेशन के हवाले से मैं आखिरी बात कहूँगा कि अब हवा ही करेगी रोशनी का फ़ैसला, जिस दिए में जान होगी वही रह जाएगा। थैंक यू वेरी मच। दूसरा, जितने आज दोस्त आए हैं जिन्होंने अटेंडेंस लगाई है और जो बार के मेंबर हैं, इंशाल्लाह उनके सर्टिफिकेट भी आपको जल्दी डिलीवर कर दिए जाएंगे, या आप बार में रिसेप्शन से निशात से कलेक्ट कर लीजिएगा। अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए कॉल करूंगा अपने वाइस प्रेसिडेंट उनीब अंसारी को कि वो प्लीज़ आएँ और आप सबका शुक्रिया अदा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सबसे पहले चीफ़ गेस्ट हमारे काशिफ अनवर मुमताज़ साहब जो कि प्रेसिडेंट पाकिस्तान टैक्स बार हैं, हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर प्रेसिडेंट कराची टैक्स बार सैयद ज़फ़र अहमद, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान टैक्स बार रेहान सदीकी साहब, जनरल सेक्रेटरी कराची टैक्स बार महमूद बिकिया साहब, और स्टेज पे बैठे प्रेसिडेंट लाहौर टैक्स बार जाहिद परवेज़ साहब, और स्टेज पे बैठे पाकिस्तान टैक्स बार फॉर्मर प्रेसिडेंट नईम शाह साहब। मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप स्टेज पे सारे तशरीफ़ ले आएँ ताकि सूवेनियर का बाकायदा मेहमानों को दिया जाए। मैं रिक्वेस्ट करूँगा जाहिद तीक साहब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सर, काइंडली आप स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ। फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान टैक्स बार कमर जमान साहब, सर आप भी स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहें DMH न्यूज़।